वेलकम टू एवरीबॉडी। क्लास 12th नरेशन में क्लास 12th के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी समाप्त कर चुके हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है 4 रूल देखे गए, 4 नियम देखे गए और उसके बाद अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद जो है इम्परेटिव सेंटेंस को देखना है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में चलने के पहले जान लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहचान ही नहीं पाते हैं तो फिर हल कैसे करेंगे, उसको चेंज कैसे करेंगे। इसलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो देखिए कैसे इम्परेटिव सेंटेंस, उसको पहले पहचान लेते हैं। रिकॉग्निशन है, पहचान देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या होती है। कह रहा है कि इस सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से होती है। सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, मेन वर्ब से। इसके अलावा अगर इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव बनाने में डू नॉट से शुरुआत हो जाएगी। जब निगेटिव बनाया जाएगा तो डू नॉट से शुरुआत हो जाएगी, या फिर इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है लेट से भी होती है। लेट के बाद अपना कुछ भी आता रहे, लेटस आता रहे, लेट मी आता रहे, लेट हिम आता रहे। यानी कैसे है कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से होगी, या फिर अगर इम्परेटिव का निगेटिव बनता है तो डू नॉट से होगी, इसके अलावा लेट से होगी। तो पहले एक एक नियम को कंप्लीट करेंगे। पहले मेन वर्ब वाले देख लेंगे, फिर इसका निगेटिव देख लेंगे और फिर लेट से रिलेटेड रूल्स देख लेंगे। ये हुई पहचान। थोड़ा सा और देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। इसमें जो है आदेश, परामर्श तथा प्रार्थना का बोध होता है। प्रार्थना मतलब किससे, विनती से। परामर्श मतलब क्या है, सलाह या परामर्श, इनका बोध होता है। तो इस तरह से देखा गया। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इधर आके पढ़ते हैं कि क्या है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, कि एग्जाम्पल में रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो दिया हुआ है इसको देखना है। उसी की शुरुआत जो है मेन वर्ब से होगी। तो जैसे देख पा रहे हैं, सिट मेन वर्ब है, इस रिपोर्टेड स्पीच में वर्क मेन वर्ब है और हेल्प जो है मेन वर्ब है। तात्पर्य यह है कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत रिपोर्टेड स्पीच में देखना है कि मेन वर्ब से हो रही है। जैसा कि देखा गया इम्परेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत मेन वर्ब से होती है। अब किस प्रकार परिवर्तन करते हैं तो इधर देख लेते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि सेड को चेंज करना है। जैसे कि असर्टिव में देखा गया कि सेड किस में जाता है, असर्टिव सेंटेंस में। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा गया और फिर इसके बाद अब नंबर है इम्परेटिव सेंटेंस का कि सेड किस में जाता है। तो सेड को भाव के अनुसार परिवर्तित करते हैं। पॉइंट क्या है यहाँ पर, सेड को भाव के अनुसार परिवर्तित करते हैं। अब भाव कैसे हैं तो यहाँ पर भाव कुछ दिए हुए हैं। अगर आदेश आ जाए, आदेश के लिए अगर आदेश आ जाता है तो वहाँ पर सेड हो या सेड टू हो, उसको जो है आर्डर्ड कर देंगे। और यदि भाव में परामर्श हो, सलाह हो, तो वहाँ पर सेड हो या सेड टू हो, उसको जो है एडवाइज्ड कर देंगे। वहाँ पर सेड हो या सेड टू हो, उसको एडवाइज्ड कर देंगे। और यदि प्रार्थना या विनती का बोध हो तो वहाँ पर सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड कर देंगे। कुछ इस प्रकार से भाव देखे जाते हैं। ये होते हैं भाव कि किस वाक्य से कौन सा भाव आ रहा है। जैसे मान लेते हैं आदेश का भाव आया तो आर्डर कर देंगे, परामर्श या सलाह का भाव आया तो एडवाइज्ड कर देंगे, प्रार्थना का भाव आया तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। विनती या प्रार्थना एक है। अब भाव किस तरह बनेंगे तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे चल करके, लेकिन इसके पहले नोट देख लेते हैं। नोट किस प्रकार, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस रहा हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा हो, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कुछ ना कुछ आता रहा है। ठीक उसी प्रकार इम्परेटिव सेंटेंस में भी कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर जो है टू लगाएंगे। इस पे दैट था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ, वेदर या फिर क्वेश्चन वर्ड था। उसी प्रकार अब इम्परेटिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर टू लगाया जाएगा। टू लगाने के बाद कह रहा है तथा शेष वाक्य लिख देते हैं, यानी आगे कुछ नहीं करना है, जैसे वैसे लिख देते हैं। जो परिवर्तन करने लायक होगा जैसे कि पर्सन्स वगैरह है तो चेंज करेंगे, बाकी नहीं चेंज करना है। तो ये थी बातें अभी तक केवल रूल की या नोट की कि किस तरह करना है। अब एग्जाम्पल को देख लेते हैं कैसे परिवर्तन करना है, इसको देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। इस पे लिखा हुआ है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कामा इन्वर्टेड कामा सिट डाउन। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा बैठ जाओ। तो यहाँ पे भाव क्या आ रहा है, मतलब अध्यापक ने विद्यार्थियों को क्या कहा, बैठने के लिए कहा है। तो भाव क्या है यहाँ पर, आदेश का। भाई एक अध्यापक विद्यार्थियों को आदेश ही दे सकता है, इसलिए इस सेंटेंस में आदेश का भाव है। बैठने के लिए कहा गया है तो आदेश है। तो जब आदेश का भाव आए तो वहाँ पर चाहे सेड आए या सेड टू आए, चेंज कर देना होगा किसमें, आर्डर्ड में। इसलिए अब इसको देखते हैं, लिखा हुआ है द टीचर, सेड टू के स्थान पर आ जाएगा आर्डर्ड, क्योंकि आदेश का भाव है। फिर लिखा है द स्टूडेंट्स, और उसने बताया कि कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इम्परेटिव सेंटेंस में टू लगाते हैं, इसलिए कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आ जाता है टू। फिर लिखा हुआ है सिट डाउन, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसी को उतार देना है, टू लगा के वाक्य को उतारेंगे। अगर परिवर्तन करने लायक है जैसे कि पर्सन वगैरह है तो इनको बड़े आसानी से बदल देंगे, क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स जान चुके हैं कि कैसे ये चेंज करते हैं, चाहे वो पर्सन हो या फिर नियरेस्ट वर्ड हो उनको भी। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं, ये कैसे, इस पे भाव क्या आ रहा है कि उसने अपने मित्रों से कहा। देखिए कोई भी हो और उसके मित्र हों तो क्या है कि मित्र को कोई आदेश नहीं दे सकता है, मित्र को सलाह दे सकते हैं। भाई मित्र को कोई आदेश नहीं देगा ना, तो मित्र मानने वाला अगर आदेश दोगे, क्योंकि मित्र होते हैं, मित्र को केवल सलाह दी जा सकती है अच्छे कार्य करने के लिए। इसलिए इस वाक्य में सलाह का बोध हो रहा है, परामर्श का बोध हो रहा है, क्योंकि कह रहा है कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पर वाक्य से परामर्श का बोध हो रहा है, और परामर्श के लिए क्या करना है तो देखते हैं। उसने कहा परामर्श के लिए या सलाह के लिए सेड आए या सेड टू आए, उसको परिवर्तित कर देना है एडवाइज्ड में। इसलिए अब देखते हैं यहाँ पर सेड टू के स्थान पर आ जाएगा एडवाइज्ड। एडवाइज्ड के बाद लिखा है हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड के बाद लिखते हैं कामा इन्वर्टेड कामा। इम्परेटिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू आता है, टू लगा देंगे। फिर कुछ नहीं करना है, उसने कहा कि शेष वाक्य लिख देते हैं। तो शेष वाक्य क्या है, वर्क हार्ड। परिवर्तन करेंगे कब करेंगे, जब यहाँ पर क्या आया हो, पर्सन आया हो। जब पर्सन आया हो तब परिवर्तन करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहले रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत मेन वर्ब से हुई है, और जब मेन वर्ब से होती है तो इम्परेटिव सेंटेंस है, जैसे कि ऊपर वाले में देखा गया मेन वर्ब। तो इसमें भाव देखना है, पहले लिखते हैं सी। सेड टू को कैसे चेंज करते हैं तो भाव के हिसाब से। यहाँ पे लिखा है हेल्प मी, और जब कोई हेल्प मांगता है, सहायता मांगता है, तो वहाँ पर प्रार्थना या विनती करके ही सहायता मांगी जाती है, अकड़ के या फिर आदेश दे के नहीं मांगी जाती है। इसलिए जब कभी भी हेल्प दिखाई दे तो वहाँ पर केवल एक ही का भाव आएगा, और वो भाव क्या होगा, केवल विनती का या प्रार्थना का। इसलिए विनती हो या प्रार्थना हो उसके लिए इम्परेटिव सेंटेंस में सेड हो या सेड टू हो उसके स्थान पर रिक्वेस्टेड कर देना है। इसलिए यहाँ पर आ जाएगा रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड के बाद लिखा हुआ है मी। फिर बताया गया है कि इम्परेटिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लाते हैं, तो टू ले आएंगे। इसके बाद हेल्प लिखा है तो हेल्प लिख देंगे। जैसा कि बताया कि वाक्य उतार देते हैं तो उतार तो देंगे, लेकिन इस बार पर्सन आया हुआ है और पर्सन चेंज होता है। तो देख पा रहे हैं कि मी लिखा हुआ है, मी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या हुआ है, सी है। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। पर क्या कहा गया कि जो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होते हैं, तो ऑब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट लाया जाता है। तो सी का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। ये सबको पता है। तो यहाँ पर मी के स्थान पर आ जाएगा हर, कुछ इस तरह से। लेकिन अब इस पर थोड़ा सा गौर करना है स्टूडेंट्स को कि जब हेल्प आए तो इसके पहले, हेल्प के पहले क्या हो सकता है कि प्लीज़ लग के आ जाए, प्लीज़। जैसे कि देख पा रहे हैं प्लीज़ आ जाए या फिर काइंडली आ जाए, दो को देखना है। प्लीज़ आ जाए या काइंडली, क्योंकि देखिए सहायता मांगने में
प्लीज शब्द का अगर प्रयोग कर दिया जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो क्या होता है कि इसमें अगर आ गया होता सी सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी या फिर काइंडली हेल्प मी, दोनों से क्या है, प्रार्थना का ही बोध होता है। तो क्या क्या दिखाया जा रहा है कि अगर प्लीज आ जाए या फिर काइंडली आ जाए तो वहाँ पर भी सेड कुछ इस तरह से बदलेंगे। अब देखना क्या है कि प्लीज़ या काइंडली कभी कभी क्या होता है, जैसे आप एक एग्जाम्पल लिख देते हैं हेल्प मी, इनमें क्या है कि जैसे सहायता मांगनी है तो प्लीज़ या काइंडली शब्द का अगर प्रयोग कर देते हैं तो इसका प्रभाव कुछ अधिक पड़ता है। इसलिए प्लीज या काइंडली लग के अगर एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे क्या आ जाए कि सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज़ हेल्प मी या फिर काइंडली हेल्प मी, तो प्लीज और काइंडली से भी प्रार्थना या विनती का ही बोध होता है। ऐसे में भी सेड आए या सेड टू आए, उसके स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाएंगे और फिर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगाएंगे, प्लीज और काइंडली को हटा देंगे। प्लीज़ और काइंडली को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि प्लीज़ और काइंडली से रिक्वेस्टेड आ जाएगा, यानी रिक्वेस्टेड का बोध होगा। इसके अलावा और भी है, अगर इसी इंपरेटिव सेंटेंस में सर का प्रयोग कर दें, सर का अगर सर का प्रयोग कर देते हैं तो वहाँ पर भी भाव आएगा विनती का या प्रार्थना का। तो ऐसे में भी सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लाएंगे और इसके बाद प्लीज हो, काइंडली हो या सर हो, इनको सबको हटा देते हैं। ठीक ऐसे ही बनाएंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे। सर का एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, बस तो ये क्लियर हो जाएंगे, ये वाले पॉइंट प्लीज और काइंडली वाले पॉइंट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं कैसे है। जैसे कि वाक्य में देख पा रहे हैं सर आ गया है और यहाँ पर मार्क लिखा हुआ है, ऐसे मार्क। तो मार्क जो है मेन वर्ब है और मेन वर्ब से जब शुरुआत होती तब भी इंपरेटिव सेंटेंस है। ऐसे में सर को देखते हुए भाव क्या आ रहा है, भाव आएगा प्रार्थना का। तो प्रार्थना के लिए, विनती के लिए क्या किया जाता है, सेड आए या सेड टू आए, वहाँ पर रिक्वेस्टेड कर देते हैं। तो ये हो गया रिक्वेस्टेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। प्लीज हो, काइंडली हो या सर हो, इनको हटा देते हैं। फिर जैसे लिखा वैसे लिखते हैं मार्क। मार्क के बाद रुकना पड़ेगा क्योंकि मी लिखा हुआ है, मी फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। और मी एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बदले में ऑब्जेक्ट लाते हैं, तो इस सब्जेक्ट के बदले में थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाएगा। तो थर्ड पर्सन आ जाएगा हिम, ऑब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हिम लगा देंगे, प्रेजेंट लिख देते हैं। तो कुछ इस तरह से परिवर्तन करेंगे। तो ये रहे इंपरेटिव सेंटेंस। अभी इंपरेटिव सेंटेंस शेष है। इसके बाद डू नॉट वाले पढ़ते हैं, वो किस प्रकार परिवर्तित होंगे। डू नॉट के बाद लेट से रिलेटेड रूल्स पढ़ेंगे, क्योंकि लेट से रिलेटेड रूल्स थोड़ा सा हार्ड माने जाते हैं लेकिन नहीं लगेंगे। जब पढ़ लेंगे तो लेट वाले भी बिल्कुल इजी लगेंगे, एक एक को अच्छे से देखेंगे लेट वाले भी। इसलिए हर बार कहते हैं अगर अच्छे से पढ़ना है तो एक एक वीडियो को देखिए, तो जिससे क्या है कि एक एक पॉइंट क्लियर होगा।